पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 और पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11, इन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज की वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 के बारे में देखेंगे, जो कि है मौलिक अधिकारों के बारे में, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह है भाग 3। भाग 3 किस बारे में है? मौलिक अधिकारों के बारे में, और इसे ही कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। अब ये वर्ड है मैग्ना कार्टा, इसका मतलब क्या है? 1215 में इंग्लैंड में अधिकारों का एक चार्टर अपनाया गया था, उसी को नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। तो यहाँ ये तो वैश्विक नाम फेमस है मैग्ना कार्टा, किसके लिए? अधिकारों के एक चार्टर के लिए। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्योंकि भारत में संविधान में अधिकारों के बारे में कहाँ बात की गई है? भाग 3 में, तो इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, यह है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? कौन से आर्टिकल्स हैं जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये है अनुच्छेद 12 से 35। कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 24 अनुच्छेद हैं ये, 12 से लेकर 35। ये बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? फोर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मूल रूप से कितने? अभी हमने बात की हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो क्या जब हमने अपना संविधान लागू किया था उस समय भी 6 ही थे, या फिर ज़्यादा थे या इससे कम थे? तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास। बाद में एक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये अधिकार बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इन्हें मौलिक अधिकार बोलने का एक और रीज़न है कि ये जो अधिकार हैं, इनकी गारंटी और इन्हें सुरक्षा खुद संविधान प्रदान करता है। कोई कानूनी अधिकार है तो उसे संरक्षण कानून के जरिए मिलता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये कौन सा अधिकार है जो खुद संविधान उसकी गारंटी दे रहा है? अगर इसका हनन होता है, कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। और वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। शुरुआत में कितने थे? 7। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के कितने थे? 7। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? एसएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा है जो मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, और जीवन का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है, इसे संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि इसे एक्ट के द्वारा इसको लागू किया गया था, तो इसीलिए ये मूल अधिकार नहीं है, बाकी सभी मूल अधिकार हैं। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में, चाहे किसी भी क्षेत्र में लगा हो, पूरे देश में लगा हो, पूरे राज्य में लगा हो, उस समय बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि उस समय पर विधानसभा या जो भी सरकार है, केंद्र सरकार, वो उसका काम कुछ नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। और ऐसे में सिर्फ 2 अधिकारों को छोड़कर हमारे सारे अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के समय कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता और ये नहीं बोल सकता है कि मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है और इसे मुझे वापस दिलाइए। लेकिन 2 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि वो खुद से समाप्त नहीं हो सकते। ये अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21। किस बारे में है ये? अनुच्छेद 20 ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार है, और अनुच्छेद 21 ये जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो किसी भी हाल में व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 ये बोलता है, और अनुच्छेद 20 कि जब तक किसी व्यक्ति के किसी अपराध की दोष सिद्धि नहीं हो जाती तो उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती है। तो इन्हें ये स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। इनके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो खुद से समाप्त हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ये है हमारी संसद। सिर्फ संसद के पास अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? कौन है जो मौलिक अधिकारों को लागू करता है? और अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो कौन उसको वापस लागू करवा सकता है? तो ये दायित्व है 1 और 2 दोनों, यानी कि उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन निलंबित कर सकता है? तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। ये बात करता है समानता के बारे में। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 या फिर 23 और 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस बारे में है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या है? ये मानव दुर्व्यापार के संबंध में संरक्षण करता है, उसके बारे में। जो मानव की तस्करी होती है, या फिर बच्चों की, या फिर महिलाओं की, या पुरुषों की खरीद बिक्री होती है, उसके बारे में संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 24 ये बाल श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण का मतलब क्या है? कि कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान, निवास, इन आधारों पर भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये 6 अधिकार कौन से हैं? पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक रूप से सम्मेलन करने का अधिकार, तीसरा कोई भी संघ या फिर सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा कौन सा है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने या निवास करने का अधिकार, और छठा है कोई भी व्यापार या फिर कारोबार करने का अधिकार। तो ये कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है आर्टिकल 19।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये है अनुच्छेद 19। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद 19 के बारे में तो हमने अभी बात की थी, जिसके अंतर्गत 6 अधिकार थे और उसमें प्रेस की स्वतंत्रता तो कहीं थी ही नहीं। तो देखिए, संविधान में कहीं भी ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोगों के पास है, बल्कि जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही जो पहला अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही हमें प्रेस की स्वतंत्रता भी देता है। क्योंकि प्रेस का मतलब क्या है कि लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। तो इसलिए डायरेक्ट कहीं भी नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 जो है, पहला जो अधिकार है 19 के अंतर्गत, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही बात करता है प्रेस की स्वतंत्रता की भी। तो अगर पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 19, और अगर और डीप पूछा जाए तो अनुच्छेद 19(1), ये बात करता है प्रेस की स्वतंत्रता की। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो अनुच्छेद 20 है ये आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसे एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध की सजा एक ही बार दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो संशोधन के जरिए से शामिल किया गया था, तो इसका मतलब साफ है कि स्टार्टिंग में ये मौलिक अधिकार नहीं था, ये एक सामान्य अधिकार था, एक कानूनी अधिकार था, लेकिन इसे बाद में मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया, कौन से संशोधन के जरिए? तो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा इसे शामिल किया गया था। और कौन से आर्टिकल में इसे रखा गया है? 21A, आर्टिकल 21A में इसे शामिल किया गया। सिर्फ आर्टिकल 21 की बात करें तो ये किस बारे में है? जीवन की स्वतंत्रता है। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी, यानी सभी के लिए अनिवार्य है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा लेना, और वो शिक्षा निःशुल्क भी होगी। तो ये हमारा सभी का मौलिक अधिकार है। 86वें संवैधानिक संशोधन के जरिए से शामिल किया गया था। कौन से सन में? तो 2002 में। याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 21A। अभी देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको। कई बार हमें ऐसे देखने को मिलता है, जैसे हमने अभी देखा 21A, ये बड़ा वाला ए है, ठीक है। हमने जब आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 अधिकार देखे थे, तो वो आपको ऐसे कुछ लिखे हुए दिखेंगे, 19A, 19B, 19C, कुछ इस तरह से होंगे वो। तो ये छोटा वाला ए है। तो ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इनमें फ़र्क क्या है, ये क्यों दिए जाते हैं? तो देखिए, जहाँ भी आप स्मॉल लेटर्स देखते हैं ना, तो मतलब कि ये संविधान में मूल रूप से दिए गए हैं, बाद में इनको ऐड नहीं किया गया, स्टार्टिंग में ही शामिल किया गया था। जो आर्टिकल 19 है, इसके अंतर्गत जो 6 सब पॉइंट्स हैं, ABCDEFG जो भी हैं, तो जब संविधान लागू किया गया था उसी समय ये मौजूद थे। लेकिन जब भी आप देखें कि कोई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आपको दिखे, जैसे 21A है, तो ये कैपिटल लेटर में है, इसका मतलब है कि ये संविधान संशोधन के जरिए बाद में ऐड किया गया। इसको स्टार्टिंग में संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। ऐसे आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार वो 300A में है, ठीक है। तो ये भी ए बड़ा वाला ए है, कैपिटल लेटर में है। तो इसका मतलब भी है कि इसे बाद में संशोधन के जरिए शामिल किया गया, ठीक है। तो जहाँ भी आप देखें स्मॉल लेटर, तो वो स्टार्टिंग से ही है, और जहाँ भी कैपिटल लेटर में देखें तो उसे बाद में ऐड किया गया संशोधन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है अनुच्छेद 21, जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी के अंदर ये बोला गया है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार भी व्यक्तियों को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने बात की थी शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से थे, आर्टिकल 23 और 24, और इनके अंतर्गत भी मैंने बताया था कि 23 किस बारे में है और 24 किस बारे में है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार है? ये है आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है, और ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 ये बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, यानी कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मैंने बताया था कि उनकी गारंटी खुद संविधान देता है कि हमें उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। तो इन अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो खुद में ही एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये बोलता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसे उसके संरक्षण के लिए या फिर उसे वापस प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास या न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो जो संरक्षण कर रहा है वो खुद में ही एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? राष्ट्रपति कुछ रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो ये कितने तरह की होती हैं? ये होती हैं 5 तरह की। आई थिंक यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। राष्ट्रपति रिट जारी नहीं करता, बल्कि कोर्ट, न्यायालय जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जारी करते हैं। आर्टिकल 32 की यहाँ बात की जा रही है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 32 के अनुसार 5 तरह की रिट जारी करता है। हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? ये आर्टिकल 226। ये हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने की, और आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने की। और ये रिट कितनी तरह की होती है? 5 तरह की। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो देखिए, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अगर अपने कार्य से मना करता है तो उससे पूछा जा सकता है न्यायालय के द्वारा कि आपने अपना काम क्यों नकारा, या फिर जो भी सवाल न्यायालय को पूछना है वो सार्वजनिक अधिकारी से रिट जारी करके पूछा जा सकता है, और इसे कहा जाता है परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, इसके अंतर्गत न्यायालय रिट जारी करके ये कह सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे हिरासत में रखा गया है उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। प्रतिषेध की बात करें तो जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर अगर कुछ भी काम करती हैं जो उनके अंडर नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसमें काम कर रही हैं, तो न्यायालय उसको रोक सकता है कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं, तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो इसे कहा जाता है प्रतिषेध। और अधिकार परीक्षा, ये किस बारे में है? अगर कोई भी सार्वजनिक कार्यालय में कोई व्यक्ति की नियुक्ति, और अधिकार परीक्षा ये किस बारे में है? अगर कोई भी सार्वजनिक कार्यालय में कोई व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, किसी पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है, लेकिन वो नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, वो अवैध है, तो
तो न्यायालय उसे भी काम करने से रोकने के लिए एक रिट जारी करता है जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। हमने बात की थी 5 तरह की रिट होती हैं, यहाँ हमने 4 रिट की बात कर ली है। 5वीं कौन सी बची है? ये बचती है उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत क्या है? कोई भी जो निचली अदालत है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर कोई भी मामले लंबित हैं या उसका फैसला कोई सही से नहीं ले पा रही है कोर्ट, तो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करके वो लंबित मामलों को अपने पास बुलवा सकता है, अपने पास मंगा सकता है। इस रिट को कहा जाता है उत्प्रेषण। तो ये 5 रिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ बात की जा रही है सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो ये है परमादेश। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। कौन सा एक कम किया गया? तो यह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। मूल अधिकार ऐसे हैं जिनकी गारंटी खुद संविधान दे रहा है। अब संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार हमें स्टार्टिंग में दिया गया था, लेकिन उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी और इसकी वजह से देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जिनके पास संपत्ति है वो और ज़्यादा उसको इकट्ठी करने लगे थे और किसी तरह की रोक तो थी नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार था। तो गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, तो ये वाला कुछ फिनोमेना चल रहा था उस टाइम पर। तो इसीलिए सोचा गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी था? अगर चेंज करना है, कुछ भी बड़ी चीज संविधान में चेंज करनी है, तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 44वां संशोधन किया गया। कब किया गया? 1978 में किया गया। और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और इस तरह से हमारे पास बचे 6 मौलिक अधिकार। अभी फिलहाल ये हमारे पास अधिकार, संपत्ति का अधिकार अभी भी है, क्योंकि नहीं होता तो हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अधिकार है तभी हम खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं। तो लेकिन ये अधिकार अभी कौन से अनुच्छेद में है? तो मैंने बात की थी 300A। यहाँ पर कैपिटल है, समझ के अधिकार के बारे में है। कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 12 के अंतर्गत है। पार्ट 12 अनुच्छेद 300A। ये फिलहाल में हमारे पास संपत्ति का अधिकार है और ये एक साधारण कानूनी या फिर संवैधानिक अधिकार भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि इन सभी सेवाओं के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद है 33। अनुच्छेद 33 ये बात करता है कि संसद इन सभी सेवाओं की सेवा पर प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान ने संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है? मतलब कि अगर जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें लागू करना है अच्छी तरह से, और उसको लागू करने के लिए कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? ये सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है, सिर्फ संसद के पास है। और कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति देता है संसद को? तो ये है अनुच्छेद 35। 12 से 35 है मौलिक अधिकार। तो जो लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35, ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो कोई भी कानून बना सकती है जो कि मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह है आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34। ये बात करता है कि देश में जब भी मार्शल लॉ लागू हो उस समय पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको, अनुच्छेद 300A। इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत दिया गया है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी? अभी मूल संरचना की अवधारणा ये क्या चीज़ आ गई? नहीं, तो देखिए स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि संविधान में संसद कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती थी। तो इस तरह का प्रश्न उठाया गया कि अगर ऐसा रहा तो एक दिन संसद संविधान ही चेंज कर देगी, क्योंकि संसद के पास ये शक्ति मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद चाहे तो पूरा संविधान बदल दे, कुछ भी चेंज कर सकती है संसद, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, मूल संरचना चेंज नहीं कर सकती। लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया कि ये मूल संरचना क्या है। ऐसा माना गया कि समय समय पर ये डिफाइन किया जाता रहेगा कि मूल संरचना क्या है। मूल संरचना क्या है? मतलब संविधान जो बनाया गया है हमारा, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को नुकसान पहुंचाए बिना अंदर की जितनी भी चीजें हैं संसद चाहे तो सब कुछ चेंज कर दे। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये भी मूल संरचना का ही पार्ट है। मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकती संसद। ऐसा नहीं कर सकती कि मौलिक अधिकार ही खत्म कर दे, ये नहीं कर सकती। कोई भी मौलिक अधिकार अगर संसद को लगता है तो उसको उसमें थोड़ा चेंज कर सकती है, उसे हटा के कानूनी सामान्य अधिकार बना सकती है। और अगर चाहे तो किसी भी नए अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर सकती है, लेकिन सभी मूल अधिकारों को, सभी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। तो ये जो अवधारणा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संसद की जो शक्ति है ना, इसको थोड़ा सा लिमिट कर देती है, लिमिट में लेकर आती है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो संसद तो फिर एक तरह से निरंकुश शक्ति मिल जाती, संसद को असीमित शक्ति मिल जाती कि कुछ भी चेंज कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा दी थी? तो यह था केशवानंद भारती मामला। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल संरचना को ध्यान में रखकर ही संसद कुछ भी चेंज कर सकती है और मौलिक अधिकार भी इसी का पार्ट है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।